हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशनरी होता है, उसका अपना इफेक्ट होता है। वो दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगाता है, फील्ड बनता है, पोटेंशियल बनता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन वही चार्ज जब मूव होता है तो उसका अपना एक अलग इफेक्ट होता है, और वो जो मूव होने पर इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहें या करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक ही बात है। क्लास 12 फिजिक्स की सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं हूं प्रदीप पूनिया, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिफाइड कॉन्सेप्ट। शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया जब चार्ज मूव हो रहा है यानी चार्ज की मोशन हो रही है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होती है। यानी हम लिख सकते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज forms इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज की मोशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये कोई फिजिकल थिंग नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के होने के लिए किसी पार्टिकल का होना जरूरी है। यानी जब मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हम कर रहे हैं तो किसी पार्टिकल के मोशन की बात कर रहे हैं। यानी कोई पार्टिकल होगा जो मोशन करेगा और उस पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। यानी जब वो पार्टिकल मूव होगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो चार्ज को कैरी कर रहा है, और उसे हम चार्ज कैरियर कहेंगे। यानी हम लिख सकते हैं चार्ज कैरियर्स के बारे में। चार्ज कैरियर्स, ये चार्ज कैरियर्स अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होते हैं। जैसे सॉलिड्स हैं यानी मेटल्स हैं जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर अगर लिखना चाहें हम लिख सकते हैं इन मेटल्स। मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव होते हैं, चार्ज कैरी करते हैं। तो मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर का काम फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। हम लिख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो चार्ज कैरियर का काम करेंगे। आप लोग साथ साथ में इसे नोट भी कर सकते हैं, तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ आती जाएंगी और आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। उसके बाद दूसरा है लिक्विड्स, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो हम लिख सकते हैं इन लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जो चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। यानी लिक्विड्स के अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे जो चार्ज कैरियर का काम करेंगे। उसके बाद तीसरा है गैसेस में। इन गैसेस के अंदर चार्ज कैरियर का काम कौन करता है? देखिए, गैसेस का आयोनाइजेशन कैसे होता है, जो भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पीछे पॉजिटिव चार्ज आयन बचता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होंगे वो चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहें या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहें, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, ये दोनों होंगे गैसेस में चार्ज कैरियर। ये इसके अंदर चार्ज को कैरी करते हैं। ये थे हमारे चार्ज कैरियर्स। अब करंट इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसको कैसे समझते हैं देखना जरा। हमने एक वायर लिया, ये वायर किसी सर्किट का हिस्सा है, यानी सर्किट में कनेक्टेड है, और इस वायर के अंदर कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमने इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर ऑब्जर्व किया, हम देख रहे हैं टी टाइम के अंदर क्यू चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पास करके जा रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है। अगर यूनिट टाइम की बात करें तो यूनिट टाइम में क्यू अपॉन टी चार्ज पास होगा। ठीक है, ये क्यू अपॉन टी जो है इसको हम लिखते हैं आई से, इलेक्ट्रिक करंट से लिखते हैं।
ठीक है। ये Q अपॉन T जो है ये है इलेक्ट्रिक करंट I। अब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जो चार्ज पास हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट है। अगर आप इसे सेंटेंस में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। ठीक है, इसके बाद इसकी यूनिट लिखते हैं। देखिए, अगर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट कैसे बनेगी? I इक्वल्स लिखा Q अपॉन T, फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। आप जानते हैं Q इलेक्ट्रिक चार्ज है और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, T टाइम है, टाइम की यूनिट सेकंड। तो करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या बनेगी? कूलाम पर सेकंड। हम लिख सकते हैं कूलाम पर सेकंड, ये बनेगी इसकी यूनिट। और ये जो कूलाम पर सेकंड है इसी को एक नाम और देते हैं, वो है एम्पियर। यानी इलेक्ट्रिक करंट की एक यूनिट और कह सकते हैं, वो है एम्पियर। ये बेसिकली साइंटिस्ट थे कोई एम्पियर नाम से, जिन्होंने इस फील्ड में काफी काम किया था, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पे यूनिट बनी है। और 1 कूलाम पर सेकंड जो है ये 1 एम्पियर के इक्वल है। ठीक है, इसका सिंबल कैपिटल A। और प्रैक्टिकली यही जो यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की यूज होती है एम्पियर। हम समझ जाएंगे एम्पियर लिखने का मतलब कूलाम पर सेकंड की बात हो रही है, ये इसकी यूनिट है। अब देखिए, हम यहां 1 एम्पियर की बात कर रहे हैं। 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट कितनी होगी? जब ये चार्ज 1 कूलाम हो, चार्ज 1 कूलाम हो और टाइम 1 सेकंड हो, तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा। उस टाइम करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर करंट को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर करंट फ्लो इन ए कंडक्टर व्हेन 1 कूलाम चार्ज पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये इसकी 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम अगर स्केलर और वेक्टर में देखना चाहें कि किस तरह की होती है, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन अगर वेक्टर और स्केलर में से कहना चाहें तो फिर इसे हम स्केलर बोलते हैं। यानी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसे आप नोट करके लिख लें, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसे आप एक छोटे से एग्जांपल से समझना चाहें कि इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर क्यों बोलते हैं, तो देखिए, जैसे एक वायर इस तरह से आ रहा है और ये वायर आगे 2 अलग वायर्स में डिवाइड हो रहा है एक तरह से, और इसमें मान लीजिए 10 एम्पियर करंट आ रही है। ये चीजें आपने 10th क्लास में भी देखी हैं। अगर 10 एम्पियर करंट इधर आ रही है और इस तरफ अगर 3 एम्पियर चली गई तो इस तरफ बची हुई 7 एम्पियर करंट जाती है। यानी हमने क्या किया, 10 एम्पियर को डिवाइड किया है 3 और 7 में। और इस तरह का जो डिवीजन है ये स्केलर कंडीशंस में होता है। वेक्टर के केस में इस तरह से डिवीजन नहीं होता है करंट का। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक तरह से स्केलर क्वांटिटी होती है। ये उसका एक रिप्रेजेंटेशन या एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। तो ये सब था इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट है, फॉर्मूला है, ये सब चीजें एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है करंट डेंसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इसको हम J से लिखते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी क्या होती है? देखिए, किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रही है तो उसका एक परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन हम लें, यानी ये एरिया लें। इस एरिया से, यानी यूनिट एरिया से कितनी करंट पास हो रही है, वो बेसिकली करंट डेंसिटी है। डेंसिटी वर्ड से हम कुछ समझ पा रहे हैं कि यूनिट एरिया से कितनी पास होगी करंट, वो करंट डेंसिटी है। इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं करंट डेंसिटी को। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट flowing per unit area of the conductor
प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है करंट डेंसिटी। देखिए, हमने ये एक कंडक्टर के अंदर करंट को लिया है कि किसी कंडक्टर में कुछ इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रही है, और एक एरिया लिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने इसके परपेंडिकुलर, यानी जिधर करंट फ्लो हो रही है उसके बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया लिया। ये एरिया है हमारे पास ए। तो हम कह सकते हैं ए एरिया से करंट पास हो रही है आई। ए एरिया से आई करंट पास हो रही है। यूनिट एरिया से कितनी पास होगी? तो यूनिट एरिया से आई अपॉन ए करंट पास होगी। ये जो यूनिट एरिया से करंट पास हो रही है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? करंट डेंसिटी, यानी इसे हम लिख सकते हैं जे से। ठीक है, अब एक चीज देखें, ये तो हमने परपेंडिकुलर ले लिया एरिया। अगर ऐसा हो कि जो एरिया हम ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर ना हो, कुछ इस तरह से एक एंगल पर हो इससे एरिया, यानी कुछ ऐसे एरिया हो, उस केस में क्या करेंगे? जब इस तरह से एरिया होगा तो भी हमें वही परपेंडिकुलर वाला पार्ट लेना होगा, यानी इस एरिया का ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमें लेना पड़ेगा। इसके अंदर ये परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट होगा इसे लेना पड़ेगा, और ये अगर एंगल थीटा है आपके पास तो ये जो कंपोनेंट बनेगा ये कंपोनेंट होगा ए कोस थीटा। यानी हम लिख सकते हैं ए कोस थीटा एरिया जो है उससे अगर आई करंट पास हो रही है तो यूनिट एरिया से कितनी पास होगी? आई अपॉन ए कोस थीटा, और इसको हम कहेंगे करंट डेंसिटी जे। अगर इस ए कोस थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आई क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू होगा जे ए कोस थीटा। अब देखिए, मैंने बताया आपको कि जे जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। जे अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन कैसे होगी? इस पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन जिधर करंट फ्लो हो रही है वही इस जे की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इस जे की डायरेक्शन और ए के बीच में ये एंगल है थीटा। जब इस तरह से दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं कोस थीटा के साथ तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी हम आई को लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू जे डॉट ए। ये हो गया यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास कि I जो है ये बेसिकली दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी करंट जो है वो करंट डेंसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये था टॉपिक करंट डेंसिटी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले थोड़ा सा इसका बेस जो है वो समझते हैं कि कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक हम पहुंच पा रहे हैं। देखिए, एक कंडक्टर जो होता है, जनरली किसी कंडक्टर की हम बात करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कितने होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ये 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, यानी पर मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यार इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के अंदर होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते रहते हैं। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से, यानी उन इलेक्ट्रॉन्स को टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की वजह से वो रैंडम मोशंस करते रहते हैं। कुछ इस तरीके से ऐसे ये रैंडम मोशंस करते रहते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो इधर जाएगा, यहाँ पे दूसरे किसी आयन से वो टकराएगा, इधर चला गया, यहाँ पे उसकी कोलिजन हुई, इधर चला गया, यहाँ कोलिजन हुई, इधर, यानी इस तरह से दो सक्सेसिव कोलिजन हो रही है, उसके बीच में ये स्टेट चल रहा है, फिर दूसरी तरफ जा रहा है। इस तरह से ये रैंडम मोशन करते रहते सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये किसकी वजह से कर पा रहे हैं? तो ये कर रहे हैं टेम्परेचर की वजह से। तो इनके पास जो वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। और ये जो होती है ये रैंडम होती है, रैंडम मोशन होती रहती है।
थर्मल वेलोसिटी की वजह से इनकी सबकी रैंडम मोशन होती है पूरे के अंदर। लेकिन ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि अगर एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो उसी टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा जो इस तरफ जा रहा होगा। एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो उसी टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो इधर जा रहा होगा। यानी अगर हम एवरेज करना चाहें सारे इलेक्ट्रॉन्स का, सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एवरेज करना चाहें तो वो फाइनली जीरो आता है, क्योंकि एक टाइम पे इधर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, इन दोनों का एवरेज जीरो हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, दोनों का एवरेज जीरो हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कि अगर यहां पे थर्मल वेलोसिटीज u1 u2 ऐसा करते करते n इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन सब की ये थर्मल वेलोसिटीज है u1 u2 un तक, तो इन सब का अगर एवरेज हम लेते हैं, यानी इन सब का एवरेज अगर लेते हैं, एवरेज लेने का तरीका यही होता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर दें, ये टोटल एवरेज जीरो होता है। थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज जीरो है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। क्या मीनिंग है कि इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स की ओवरऑल थर्मल वेलोसिटी जीरो आ रही है, यानी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो किसी एक डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है, और अगर किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है तो करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसमें नहीं प्रोड्यूस हो रही है, नहीं फॉर्म हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि थर्मल वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनती है। जो इतनी हाई वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी होती है थर्मल वेलोसिटी, ये करीब करीब 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड की रेंज में होती है थर्मल वेलोसिटी। इतनी हाई वेलोसिटी के बाद भी करंट इस थर्मल वेलोसिटी की वजह से नहीं बन रही है। कैसे बनती है करंट? देखिए, अभी ये जो कंडक्टर था इस पे हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा था। अब एक काम करते हैं, हमने ये जो कंडक्टर लिया है इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। ये जो कंडक्टर हमने लिया है इस कंडक्टर के इन दो एंड्स पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसके ऊपर लगा दिया इस डायरेक्शन में, प्लस से माइनस की तरफ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो क्या होगा देखना, ये जो रैंडम मोशंस हो रही थी, मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, ऐसे रैंडम मोशंस हो रही थी। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था कुछ इस तरह से रैंडम मोशन मैंने दिखाई इनकी, ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड की वजह से, पॉजिटिव की वजह से यहां ना पहुंचकर थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा इस तरफ, और ये कुछ इस तरह से पहुंचेगा, ये कुछ ऐसे यहां पे पहुंच रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ड्रिफ्ट होके यहां पे पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से थोड़ा सा ड्रिफ्ट होकर यहां पे पहुंचेगा। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ थोड़े थोड़े ड्रिफ्ट हो रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट है, यानी थोड़ी सी वेलोसिटी है, लेकिन एक डायरेक्शन में है। और अगर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होती है। यह चीज हमें यहां पे समझनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटी सी वेलोसिटी होती है थर्मल वेलोसिटी के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट है, थर्मल की वजह से नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरऑल एवरेज जीरो है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन में नेट मूवमेंट नहीं आ रहा है, इसमें नेट मूवमेंट इस फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आ रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का अगर नेट मूवमेंट आ रहा है तो उसकी वजह से कुछ इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होती है। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अगर एक फॉर्मूला हम डिराइव करना चाहें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनता है, तो उसको देखिए कैसे लिख सकते हैं।
देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे जो एक रिजल्ट हमने लिखा था उसको यहां लिख लेते हैं हम, जो थर्मल वेलोसिटीज के लिए एक रिजल्ट लिखा था अभी अभी हमने, ये रिजल्ट काम आएगा हमें, इसके डेरिवेशन में हेल्प करेगा। देखिए फोर्स लिखा था हमने F इक्वल्स टू, जब एक इलेक्ट्रॉन इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर अगर मूव हो रहा है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू होता है, ये आप जानते हैं F इक्वल्स टू क्यू ई होता है। क्यू चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ऐसा हम लिख सकते हैं। फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो फोर्स की जगह पे मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां से इस एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, A इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ई अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, इसको हम अभी यूज करेंगे आगे इक्वेशन में। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है इसमें थर्मल वेलोसिटी u1 है, फाइनल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम v से लिख रहे हैं, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को लेकर हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन्स या फिर फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स v इक्वल्स टू u प्लस at, जिसमें a एक्सीलरेशन, इस एक्सीलरेशन से ये मूव हो रहे हैं, t है ये दो कोलिजन के बीच का टाइम जिसको हम रिलैक्सेशन पीरियड बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, दो कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a, एक्सेलरेशन सेम रहेगा, a टो 1, रिलैक्सेशन टाइम को हम टो से लिखेंगे। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, तीसरे के लिए और इस तरह से हम पूरे n इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख सकते हैं। Vn हो जाएगा हमारे पास Un प्लस a टो n। अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो लेफ्ट साइड ऐड होगी और ये हमें कुछ ऐसा मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस Vn इक्वल्स टू, ये वाले पार्ट सारे ऐड हो जाएंगे, U1 प्लस U2 प्लस Un प्लस यहां से A कॉमन आ जाएगा तो टो 1 टो 2 ये सब ऐड हो जाएंगे, A कॉमन आएगा तो इधर बचेगा टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो n। इस पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ n से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ये जो है थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज, ये 0 है तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 0, और ये जो आया है फाइनल वेलोसिटीज का जो एवरेज आ रहा है यही हमारी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी a, और ये जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज, तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम लिख सकते हैं टो से, तो टो क्या है हमारे पास यहां पे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये टो है हमारे पास। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इन सब की वेलोसिटीज का एवरेज है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। इस एक ही जगह पे अगर ये वैल्यू रखें तो Vd का फॉर्मूला क्या बनेगा, Vd हो जाएगा यहां से एक ही जगह पे हम लिख सकते हैं
माइनस ई वेक्टर अपॉन एम, माइनस ई अपॉन एम इंटू टो, ये लिख सकते हैं। यहां पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये क्या शो कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे नेगेटिव साइन shows VD is opposite to applied electric field E। ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, VD इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये इस नेगेटिव साइन से हमें पता चल रहा है। तो अगर VD को लिखना चाहें, एवरेज वैल्यू जो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वो हो जाएगी ई अपॉन एम इंटू टो। यहां से हमने नेगेटिव साइन को हटाया है क्योंकि नेगेटिव साइन खाली इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम यहां पे हटा के लिख सकते हैं। खाली वैल्यू की जब बात करेंगे तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसे समझ आया है, क्या समझ नहीं आया है, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए इलेक्ट्रीफाइड कॉन्सेप्ट्स।